सुप्रीम कोर्ट से जो तवक्को की जा रही थी कि वो इंतखाबात की एक नई तारीख का कुछ दिन छोड़ के ऐलान कर देंगे, तो 30 अप्रैल से वो 14 मई के ऊपर ले गए पंजाब के इंतखाबात, और पूरा एक तफसीली शेड्यूल जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के अंदर लिख दिया। ये एक तासुर मौजूद है कि ये इतनी तफसील के साथ शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन है। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इतनी तफसील में नहीं जाना चाहिए था। सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे सकते थे कि क्योंकि 90 रोज़ की एक आइनी शर्त है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिविएशन किए बगैर करीब तरीन जितना रह सकते हैं इंतखाबात करवाना पाबंदी है। आप इसको 8 अक्टूबर तक मौखर नहीं कर सकते, यहाँ तक तो उनका रोल बनता था। लेकिन कब कागजात नामजदगी जमा होंगे, कब वो वापस होंगे, कौन सी तारीख होगी, इसके ऊपर पाबंद करना मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि स्कीम ऑफ इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका ऐलान करता है। दूसरा एक मुतनाज़ा हैसियत है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच की, जो 3 रुकनी बेंच है। ये 9 से शुरू हुआ था, फिर 2 के ऊपर इतराज़ात आए, उन्होंने ख़ुद को रिक्यूज़ कर लिया। 2 ने पहले इख्तलाफी नोट लिखे, फिर 2 ने इख्तलाफी नोट लिखे, फिर 3 का फ़ैसला आया, तो ये 4-3 वाला बेंच बन गया था। तो 4-3 के ऊपर ये तनाज़ा, अब हुकूमत कहती है कि 4-3 से केस जो है मुस्तरद हो चुका है, जबकि चीफ़ जस्टिस साहब ने आज जो फ़ैसला जारी किया उसकी रोशनी में उन्होंने कहा कि नहीं, ये 3-2 का केस है और 3-2 से इलेक्शन के ऊपर वो हुक्मनामा जारी कर चुके हैं। ये तनाज़ा तय नहीं हुआ अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद, क्योंकि हुकूमत इसको मान नहीं रही है। कैबिनेट ने ऑफिशियल, मेरे पास उनकी तहरीरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं देखना चाहता था कि वो तहरीरी तौर पर रिजेक्शन का लफ्ज़ यूज़ करें। जैसे एक दफ़ा ट्वीट जारी की गई थी एक हमारे सिक्योरिटी इदारे के डीजी की जानिब से कि द नोटिफिकेशन इज़ हेयर बाय रिजेक्टेड, तो मैं देख रहा था कि आज कैबिनेट के इजलास के बाद काबीना भी हिम्मत दिखाया और कहे कि सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इज़ हेयर बाय रिजेक्टेड, लेकिन वो मेरे पास तहरीरी हुक्मनामा नहीं। लेकिन काबीना के इजलास के बाद जो वुज़रा हैं, जो सीनियर लीडरशिप है पीडीएम की, उन्होंने तमाम रिपोर्टर्स को यही कहा है कि काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। धुआंधार तकरीरें की कौमी असम्बली के अंदर जाकर। और आज क्या ही दिन है आज शहबाज शरीफ साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत भी याद है, क्योंकि 4 अप्रैल है। उस वक्त ये भुट्टो के साथी थे, लेकिन आज उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत याद आई है। बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसला था, कंट्रोवर्शियल फ़ैसला था, और हमारी जुडिशरी का एक फ़ैसला नहीं है सिर्फ जिसको हम कहें कि स्याह फ़ैसला है, लंबी फहरिस्त है स्याह फ़ैसलों की। 3 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जुडिशरी ने दे दिए थे कि जाइए आप आइन में तरमीम कर लें। कभी दुनिया की जुडिशरी में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक मिलिट्री डिक्टेटर को, जिसने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया हुआ है, उसको जुडिशरी ने मोहर लगा के कहा कि जाइए 3 साल आप आइन में तरमीम जितनी करनी है कर लीजिए। 63A का फ़ैसला अभी हाल ही में मौजूदा अदलिया ने किया हुआ, मौजूदा चीफ जस्टिस ने किया हुआ है। 63A हमारे 73 के आइन के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं बनती। कोई आइनी प्रोविजन नहीं है जिसके ऊपर उसको जस्टिफाई किया जा सके, मावरा आइन है। और एक जज ने उस बेंच के अंदर बैठे हुए इख्तिलाफी नोट के अंदर लिखा था कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो दुरुस्त बात थी, उसके ऊपर रिव्यू पड़ा हुआ है, रिव्यू टेकअप नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसे ही है, रिव्यू जिसका टेकअप करना हो वो टेकअप हो जाता है, जिसका ना करना हो नहीं टेकअप होता। जस्टिस फायद ईसा ने असखुद नोटिस के ऊपर एक फ़ैसला जारी किया था। 3 रुकनी बेंच था, 2-1 का अक्सरियती आए थे फ़ैसला था। उसके ऊपर पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो फ़ैसले की हैसियत ही कोई नहीं है, एक सर्कुलर से उसको ख़त्म कर दिया। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से मैनेज हो रही है। माजरत के साथ जजेस का बहुत एहतराम है, क्योंकि इससे बड़ी अदालत पाकिस्तान में है कोई नहीं। एक सर्कुलर के ज़रिए उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। आज उस 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को ख़त्म करने के लिए नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया, उसने उसके फ़ैसले को ख़त्म किया। तो हम क्या कर रहे हैं अदलिया के साथ और पाकिस्तान के साथ, मैं समझने से कासिर हूँ। अभी से थोड़ी देर पहले नवाज़ शरीफ ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, और दूसरे उनके साथी जज साहब जो है इसी बेंच में, जस्टिस एजाजुल हसन, उन दोनों का नाम लेकर कहा कि उनके ख़िलाफ़ वो फ़ैसले करते रहें। उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आना बुरी बात नहीं है, मेरे ख़िलाफ़ आए या किसी के ख़िलाफ़ आए, ये बात गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी बात तब है वो कानून से मावरा होकर फ़ैसला या आइन से मावरा होकर फ़ैसला किया जाए। नवाज़ शरीफ की जिस केस में डिसक्वालिफिकेशन हुई थी, हम सब ने पनामा पेपर्स को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से रिपोर्ट किया था और बड़े दिल लगा के उसके ऊपर काम किया था। 444 लोगों के नाम थे, और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि शायद एक ऐसा मौका तारीख़ में आ गया कि पाकिस्तान में तहकीकात होंगी कि ये पैसा कैसे लूट के पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया, इन लोगों ने कैसे जायदादें बनाई, और एक तरीक़ाकार होगा, एक फ़ोरम वज़ा होगा, और उसके नतीजे में पूरी मनी ट्रेल किस तरीके से पाकिस्तान से मनी लॉन्डर की जाती है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेकिन इंतहाई मुतनाज़ा तरीके से
एक अकाउंट रिसीवेबल की बुनियाद के ऊपर, जो एक इकामा उन्होंने अपना दुबई का बनवाया हुआ था, उसमें 10,000 दिरहम का अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ था जो उन्होंने अपने बेटे से लेना था। उसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया। इससे ज़्यादा मुतनाज़ा फ़ैसला भी पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हो सकता। दुरुस्त फैसला था ही नहीं, इसकी गुंजाइश ही कोई नहीं थी। फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला शुरू होता है तो जज अरशद मलिक की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है। मैंने इसके ऊपर आज से कुछ अर्सा पहले, शायद साल, 1.5 साल, 2 साल पहले एक प्रोग्राम किया था और पूरी तहकीक के बाद बताया था कि जज अरशद मलिक को कैसे कैसे किस ने एक्सप्लॉइट किया। उसके ऊपर मुझे FIA के काउंटर टेररिज्म विंग का नोटिस आ गया था और मैं आज उसको दोबारा कहता हूँ कि जज अरशद मलिक को एक्सप्लॉइट करने में नून लीग भी शामिल थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। वज़न इस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा था, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना वज़न डाल के उसके ऊपर फ़ैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ले लिया। उसकी एक 30 साल पुरानी वीडियो थी, उस वीडियो को बुनियाद बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया। दोनों का ख्याल ये था नून लीग का कि उनका बंदा है, उनकी तरफ जाएगा, उनका फ़ैसला देगा, लेकिन दूसरी पार्टी जो तगड़ी थी उसने अपने हक़ में फ़ैसला ले लिया। मेरी जो तहकीकात थी उसकी रोशनी में दो बड़े पावरफुल पर्सनालिटीज़, एक अदलिया से मुंसलिक और एक इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक, उनकी निशानदेही होती थी कि वो इस चीज़ को मैनेज कर रहे थे। अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। सब लोगों के नाम लूँ तो कोई मुझे कंटेम्प्ट में बुला लेगा, कोई किसी और नोटिस में बुला लेगा, कोई कहेगा कि आपने एक इदारे के ख़िलाफ़ बात कर दी है, लेकिन ये इस तरीके से पाकिस्तान में फ़ैसला साजी हो रही है, जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के साथ, दुरुस्त नहीं हो रहा। आइनी तौर पर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना एक आइनी शर्त है और इतना वाज़ेह है इसके ऊपर कि इसके ऊपर इबहाम ही नहीं है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की बातें सुने तो लगता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान में क़यामत नाज़िल हो जाएगी। तो कोई तरीका दुरुस्त नहीं है, कोई एक लड़ाई वाली कैफियत मौजूद है जिसमें हेड ऑन कोलिजन होनी है। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले को एक तरफ रख दिया, वो आज खुद नोटिस का उन्होंने कहा कि हम तफसीली फ़ैसला जारी करेंगे। एक आम तासुर ये है, एक बड़ा क्लियर इस्लामाबाद के हर हल्के में हर सियासी जमात के रुकन को ये बात मालूम है कि उनकी लीनिंग चीफ जस्टिस साहब के साथ है और वो एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी करते हैं। बाकी के जो 10 जज हैं वो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस अतर मनीला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंदो खेल, तब सब लोगों के आप नाम ले सकते हैं, वो दूसरी तरफ खड़े। क्या ये दुरुस्त रविश है? क्या उस अदलिया के वक़ार के ये मुनाफी नहीं है कि अदलिया की तकसीम इस तरीके से नज़र आए कि ये उसका जज है, ये उसका जज है? जज तो जज होता है, कानून, इंसाफ और आइन के मुताबिक फ़ैसला देने वाला। तो सूरत हाल ये है और शायद नून लीग के पास, मैं इसको बड़े मजाक में चंद दिनों से, चंद हफ्तों से नून लीग के बहुत से लोगों को कहता था कि वो मरियम को चाहिए कि अपने चचा की कुर्बानी दे दे क्योंकि हुकूमत तो उससे चलती नहीं। लेकिन शायद वो मौका आ गया है कि PMLN को एज ए स्ट्रेटजी डिफाइंस दिखानी है अगर अदलिया के ख़िलाफ़, तो उन्हें शहबाज शरीफ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि उनके पास कोई पॉलिटिकल ऑप्शन है। अभी जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है उसके बाद मुझे लगता है शायद वो इसी के ऊपर काम कर रहे हो। मैं तो इसको मज़ाहिया अंदाज में लेता था कि इनसे हुकूमत नहीं चलती, महंगाई ऊपर है, बेरोज़गारी ऊपर है, सियासी तौर पर बयानियाँ देखें तो इमरान का बिक रहा है, तो ये हुकूमत लेके मज़े क्या कर रहे हैं, सिवाय केस माफ़ करवाने के इनके पास तो कुछ है ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब डिफाइंस दिखाने के लिए नवाज शरीफ को शायद अपने छोटे भाई की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो आज प्रोग्राम में शुरका हैं उनका आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो हैं आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और शोएब शाहीन साहब मारूफ माहिर कानून है। आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। शहबाज साहब ने आज, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उनको याद आई है, ये जनरल ज़िया के साथी थे शहबाज साहब भी और बड़े मियाँ साहब भी, लेकिन क्योंकि आज उन्होंने असम्बली में तज़किरा किया तो मैं दिखाना चाहूँगा। दिखाइएगा। आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। आबिद साहब, क्यों नहीं एक दफ़ा सियासतदान ये तय कर लेते कि ना हमने कंधा इस्तेमाल करना है इस्टेब्लिशमेंट का, ना ये तेरा मेरा जज करना है, जमहूरियत है इसकी राह में फिर जान जाती है तो जाए, लेकिन किसी असूल और ज़ाब्ते की खातिर जाए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने सही फरमाया। और कॉज होता है पॉलिटिक्स के अंदर, हमारा कॉज पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करना है। लेकिन जब आप पार्लियामान के ऊपर हमला हो, पार्लियामेंट के रास्ते में कभी आप धरने दें, कभी चाइना की के सदर ने आना हो तो आप धरने दें, धरने के फैसलों में फिर जज साहब आपका फैसला देते हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ विक्टिमाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। और विक्टिमाइजेशन में ये होता है
कि सदर का बाजू पकड़ के काजी फायजीज़ा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर दिया जाता है। रेफरेंस में उनकी बीवी को बार बार उनको आना पड़ता है और उनको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने, फिर ये तो कानून सारे ऑनरेबल जजेस पर लागू होता है मलिक साहब। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को बाईपास करना, और जिस तरह मैंने आज देखा, हम तो पहले कहते कि 4-3 का फैसला है और वो भी 4 ऑनरेबल जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो कोई और कोर्ट के जजेस नहीं है। जैसे आपने कहा कि यही फोरम है जिस पर पाकिस्तान के लोगों का इत्मीनान है, लेकिन वो मुझे इत्मीनान धुंधला होता नज़र आ रहा है। इसकी बुनियाद साकिब निसार रख गया। साकिब निसार में आसिफ खोसा साहब थे और ये सारा सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता मलिक साहब।